गुड मॉर्निंग सर। वीडियो ऑन कर लिए सभी लोग। ज़्यादा क्वेश्चन हो गया तो कल दिया था। ज़्यादा क्वेश्चन हो गया सबका। अर्जुन ऑन कीजिए वीडियो। क्वेश्चन हुआ सबका? यस सर। कितने आंसर आ रहा है? 2 मिलीमीटर 2 mm। नहीं, गलत है। 4 mm है। अर्जुन हुआ क्वेश्चन? नहीं सर। ट्राई नहीं किया ना? चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको देखूं, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को, अगर ऊपर वाले पार्ट को देखूं, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले ये था ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस वाले हिस्से को मैंने क्या किया, ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाला मिरर है, ये वाला मिरर, ये एक अलग मिरर हो गया ना, दोनों मिरर अलग अलग ट्रीट होंगे अब तो। ऊपर वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगा?
ऊपर चला गया ना 1 mm। लॉजिकली सोचिए, ये था पहले इधर, इसको ऊपर की तरफ लेके चले गए, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ आ जाएगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ आ गया, और इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आ जाएगा। इसका जो सेंटर होगा इस मिरर का, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, ये यहाँ पहुंच चुका होगा C1, और जो नीचे वाले का सेंटर होगा वो नीचे पहुंच चुका होगा C2। क्लियर है? क्योंकि सेंटर तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है ना आपका। तो यहाँ पर ऊपर वाले के लिए आपने कहा सेंटर यहाँ आ गया, और नीचे वाले का सेंटर यहाँ आ गया। ऑब्जेक्ट तो वहीं पर रखा हुआ है जहाँ पे पहले था। अगर मैं C1 के रेस्पेक्ट में देखूं, C1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं, तो पहले वाले मिरर के लिए, ऊपर वाले मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ही है ना, लॉजिकली सोचिए तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है ना। लेकिन मैं तो डिस्टेंस जो भी मेजर करता हूँ वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करता हूँ। तो आपने कहा ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, नीचे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो इमेज ये बनेगी ना। उल्टी बनती है और सेम साइज की बनती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे था? 1 mm पे। तो इमेज जो बनेगी, पहली इमेज वो यहाँ पे I1 पे बनेगी, वो कितनी बनेगी? 1 mm ऊपर ना, उल्टी बनेगी। अब ऐसे ही अगर इसके लिए देखूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज ऐसी बनेगी। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे? 1 mm पे, नीचे इमेज कितनी बनेगी? 1 mm पे। इसका मतलब जो इमेज बन रही है ऊपर वाली I1, और नीचे इमेज बन रही है यहाँ पे I2, ये आपका 1 mm है, तो ये भी 1 mm होगा, ये भी 1 mm होगा। तो टोटल डिस्टेंस I1 I2 के बीच में कितनी हो गई? 4 mm। नहीं आया समझ में? चलिए नोट कीजिए। सर ये नहीं समझ आया, ये प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर क्यों बनी इमेज? सेंटर से कहाँ है ऑब्जेक्ट? अगर मैं C1 के रेस्पेक्ट में देखूं तो ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ओके। सर लेंस में कोई डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता है? अभी आएंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक? सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था लेंस के लिए, सेम क्वेश्चन था, आंसर भी सेम ही है। क्वेश्चन क्या था? ये ऐसा कुछ, मैंने कहा ये लेंस है, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 2f डिस्टेंस पे। अब आपने वही काम किया, इसको यहाँ से कट किया, जो ऊपर ले गए 1 mm और नीचे ले गए 1 mm। सेम क्वेश्चन और आंसर भी सेम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 2f पे रखूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 2f पे ना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 4 mm। सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 2f पे। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने कहा ये लेंस है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे कट कर दिया। जो हिस्सा मैंने ये जो ऐसे लाइन बनाई है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको कट कर दिया। तो जो नया पार्ट बनेगा, इसको कट किया आपने, ये हिस्से को कट किया, तो मान लीजिए ऐसा हिस्सा ये मिलेगा ना आपको, ये कट करके निकाल दिया आपने। तो मैंने पूछा इसके फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसका फोकल लेंथ आपका कितना था, एफ, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, एफ न्यू। तो सेम रहेगा। क्यों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहना। बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही है ना। तो यहाँ पे म्यू एल तो वही है, म्यू एस भी वही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर 1/r1 1/r2 पे देखें, तो ये तो r1 है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही r2 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा। वो तो आपने इतने से हिस्से को कट करके अलग निकाल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए फोकल लेंथ क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। लिख लीजिए, नेक्स्ट पे आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए पहले।
इसको कट कर दिया आपने इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको। तो आपसे पूछा गया एफ न्यू, चलिए फटाफट निकालिए। सर एफ के टर्म्स में निकालनी है। एफ के टर्म में। सर -2f। हम्म, गलत। ममता, गौरांगी, सागर, वीडियो ऑन करके बताओ। सर +2f। प्लस टू एफ, हाँ प्लस टू एफ, +2f। प्लस टू एफ। चलिए पहले सबसे पहले एफ को यस देख सर, लीजिए। आगे प्लस। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस, जो फॉर्मूला है आपके पास पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं। म्यू एल लेंस के लिए मान लीजिए म्यू दिया हुआ है आपको, और सराउंडिंग क्या एयर है, तो म्यू -1 हो जाएगा, म्यू एस की वैल्यू 1 होगी। 1/r1 - 1/r2, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है। तो अगर इस वाले सरफेस पे रे फॉल कर रही है तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस r, और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -r। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2/r। क्लियर है ये? 1/r प्लस 1/r, तो 2/r। अगर मैं एफ न्यू पे आऊं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1/f न्यू इज इक्वल टू, ये तो म्यू -1 तो रहेगा ही, 1/r1। इस वाले सरफेस पे पहले रे फॉल हो रही है, तो इसका रेडियस कितना है, इन्फिनिटी। प्लेनर है ना, प्लेन सरफेस है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सर जीरो नहीं होगा। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कोई प्लेनर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये है, ये प्लेनर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा होना कि इन्फिनिटी रेडियस का एक सर्कल बन रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है। सेकंड सरफेस, अगर सेकंड सरफेस के लिए देखूं तो R2 की वैल्यू क्या होगी, -r ना, ये है ना, तो R तो ये हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो R2 की वैल्यू क्या है, -r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी +1/r। तो देखिए ये कितना आ रहा है, μ-1 इंटू 1/r। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 डिवाइडेड बाई एफ न्यू इज इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r। ये 1/f के इक्वल हो गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2/f न्यू इज इक्वल टू 1/f, तो एफ न्यू इज इक्वल टू 2f। आगे समझ में, नोट कर लीजिए।
इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर लेंस को मैं पैरेलली कट कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले वाला क्वेश्चन था आपने पैरेलली कट किया था, तो अगर लेंस को मैं पैरेलली कट कर रहा हूँ तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलरली कट कर रहा हूँ तो फोकल लेंथ पे चेंज हो जाएगा। याद करने का तरीका है कि अगर पैरेलली कट करेंगे तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलरली कट करेंगे तो फोकल लेंथ आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने कहा ये लेंस है और इसको आपने ऐसे कट किया, और कट करने के बाद क्या किया आपने, कुछ इस तरीके से इस वाले हिस्से को ऐसे ही रहने दिया, ऐसे कर सकते हैं ना, कट किया और थोड़ा सा स्लाइड कर दिया ऊपर नीचे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, अभी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। स्नेहा, सागर, ममता, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर 2 images। 2 होंगी। दो? हम्म। या तीन? अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये एक अलग हिस्सा हो गया, ये एक अलग हिस्सा हो गया, और ये अलग पार्ट हो गया। कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये लेंस आपका तीन पार्ट में टूट गया ना, तीन अलग अलग पार्ट हैं, तो तीन अलग अलग पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो तीन अलग अलग इमेजेस बनेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तीन। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। यह आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होगा? दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सेम है। अब आपने क्या किया, इसका फोकल लेंथ आपको F दिया हुआ था, इस डायरेक्शन में आपने इसको कट किया। ठीक, इसको कट करने के बाद वापस जोड़ दिया। अब देखिए कितने तरीकों से जोड़ा। पहला ये ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। अब आपको बताना है
इनमें से किसका फोकल लेंथ, किस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा? या सिंपल अरेंज देम इन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ। अच्छा, बी का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, बी का सबसे ज्यादा होगा। फिर सर ए का नेगेटिव में आएगा और सी और डी का जीरो। अच्छा, और अर्जुन, आपका क्या आ रहा है? ए और बी निकालिए, सीओडी कर रहा हूँ। तो ए और बी का क्या आया? ए और बी का ही बता दीजिए। सर बी का सबसे ज्यादा आया है। अच्छा, ठीक है। मीनाक्षी, सर बी का होगा। बी का सबसे ज्यादा आ रहा है। ऋतिक, अच्छा, आसपास कुछ स्केल वगैरह रखा हुआ आपके यस सर। है? तो जरा सा हाथ को ऐसे रख के उल्टे हाथ पे कस के मार लीजिए। ठीक है, यस इतने आसान से क्वेश्चन का बिल्कुल गलत आंसर दिया सब ने। सर, मेरा आंसर चेंज है, मैं बताऊं दोबारा से। हम्म, सर सर सेम बी आंसर आ रहा सेम, बी का सेम आएगा ए, अच्छा, बी का सेम आएगा। और ए का माइनस है। अच्छा, है। ए और बी और ए सी। और बी का माइनस है। सी का माइनस है और डी का है। सर सबका सेम आएगा। सबका सेम आएगा। अभी हम लोगों ने इसका निकाला था कि अगर एक हिस्से को कट कर दिया तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, अभी निकाला था। 2f निकाला था ना, एक हिस्से का। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो अभी आपको पता है मैं लेंस को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं तो आप बोलेंगे, चलिए लिखिए हर एक का, कि हर एक का फोकल लेंथ क्या है आपका, सेम है। और एक मिनट रुकिए।
इतने मौके तो मिलेंगे नहीं जितने मौके मैंने दे दिए। इतनी देर में तो आप लोग नेगेटिव लेके आगे बढ़ चुके होंगे। मैं तो यहाँ पे रोक रोक के पूछ रहा हूँ। देखिए अभी आपने निकाला था कि अगर ये वाला हिस्सा होगा इसका फोकल लेंथ 2f होगा। मैं लेंस को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पता चले कि आपने चश्मा पहना हुआ है, अभी ये सीधा पहना हुआ तो फोकल लेंथ मतलब कि आपकी पावर 2.5 है, उल्टा रख दिया तो पावर 5.2 हो गए। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चलिए, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं हर एक को ध्यान से देखूं तो हर एक हिस्से का फोकल लेंथ तो 2f ही है ना, या कैसे भी रखूं? और यहाँ पे ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो पढ़ा था। तो 1/2f प्लस 1/2f कितना हो जाएगा? 1/f। तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया? f। तो हर एक का फोकल लेंथ क्या है? सेम। और ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। अर्जुन बी का सबसे ज्यादा आ रहा है, क्यों रमा? इतनी देर में तो नेगेटिव लेकर आगे बढ़ चुके हैं। सर मैंने तो सही आंसर दिया। शुरुआत तो यहीं से की थी ना। शुरुआत जहां से मतलब वहीं पे नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी ना सोचेंगे, इतना मौका भी नहीं मिलेगा सोचने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारा लेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए। अब हमारा पहला पार्ट है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है, किसी को पता है? सब बायो के स्टूडेंट हैं। सर जो लेंस होता है वो थोड़ा सा घिस जाता है। क्या क्या? हाँ हाँ, फिर से। लेंस थोड़ा घिस जाता है कॉर्नर से या अच्छा। बीच में से भी। अच्छा, कॉर्नर से घिस जाएगा लेंस तो उसको हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। सर लेंस जो होता है वो सर सारे रेस को एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज नहीं कर पाता है। ये करेक्ट है। सर उससे एक स्फेरिकल थोड़ी सी इमेज बन जाती है, थोड़ी लाइन इमेज बन जाती है। आप सही कह रहे हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे आते हैं। आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है सभी लोगों को? 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। मैं सराउंडिंग मीडियम को क्या मान रहा हूँ? 1 मान रहा हूँ, एयर मान रहा हूँ। ठीक है। एक चीज आपने पढ़ी थी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कलर। वेवलेंथ ऑफ लाइट। इनकमिंग लाइट के वेवलेंथ पे। ठीक है। जिसको हमने कहा था कॉचीज लॉ, याद आ रहा है? इसी के कारण डिस्पर्जन होता है आपका। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो आपकी इनकमिंग रेज आ रही है उसके रिफ्रैक्टिव मतलब कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा? इनकमिंग रेज की वेवलेंथ पे। तो मैंने कहा कि वाइट लाइट, मोवन जितने भी हम लोग लेंस वगैरह लगाते हैं तो हमारी डेली लाइफ में तो वाइट लाइट ही आ रही है ना, सन रेज आपकी वाइट लाइट है। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि बाहर रेड कलर है येलो कलर है, वाइट लाइट होती है बाहर। ठीक। तो अभी यहाँ पे हमने क्रोमेटिक एब्रेशन को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूं तो आपने कहा कि जो फोकल लेंथ है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब 7 कलर्स हैं, मैं लेंस को यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा ये लेंस है। वाइट लाइट फॉल कर रही है, वाइट लाइट में तो 7 कलर्स हैं। कॉची लॉ क्या कहता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सॉरी लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? वायलेट। वॉयलेट का। तो आपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। अगर पैरेलल रेज हैं, कहाँ पे मीट करेंगे? फोकस पे। लेकिन यहाँ पे तो फोकस हर एक कलर के लिए अलग अलग हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया ना। तो जो वॉयलेट कलर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 1/f। तो ये सबसे पास आके मिलेगा ना, 1/f है। ये किसकी फोकल लेंथ हो गई? वॉयलेट के लिए। और जो रेड वाला होगा वो थोड़ा सा आगे जाके मीट करेगा। ये रेड कलर के लिए हो गया। मैं तो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा था ना, ऑब्जेक्ट को देख रहा था, वहां से रेस टकरा के वापस आ रही थी। मैंने कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, वहां से रेस टकरा कर आई। तो जो इमेज मेरे को नजर आई वो पॉइंट इमेज नहीं बनी, वो यहाँ से यहाँ तक फैल गई इमेज, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? तो आपको कैसा इमेज नजर आएगा? ब्लर इमेज आता है ना कभी कभार नजर, कि ब्लर नजर आता है मेरे को। मैंने कहा कि मेरे लेंस में कि शायद आंखें सही हो गई हैं और मैं किसी भी अल्फाबेट्स को देख रहा हूँ, मेरे को ब्लर नजर आ रहा है, मैं उसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? ब्लर इमेज बन रही है। और वो क्यों हो रहा है? इसी फिनोमिनन को हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, थियोरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सिंपल सिंपल सी थियोरी है। लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। नोट कर लिया? अच्छा, ये जो हमने लेंस लिया था ये आपका कन्वर्जिंग लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो मैंने कहा ये कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस में अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो जो फोकल लेंथ फॉर रेड कलर है वो आगे है, ठीक। अगर ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता, मतलब कि कॉन्केव लेंस ये होता, अगर आपको यहाँ पे ध्यान होगा, ये वाइट लाइट मतलब ये सिंपल रेज जा रही हैं, तो ये आपको क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है, रेज ऐसी चली जाती है ना, तभी तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं पीछे मीट हो रही होंगी, तो इसका फोकल लेंथ पीछे बनता है। ये तो पता है सबको। यस सर। अब मेरे को सोच कर बताइएगा, ये एक फोकल लेंथ मैंने बना दी और एक दूसरी फोकल लेंथ बना दी, कौन सा रेड का होगा और कौन सा वॉयलेट का फोकल लेंथ होगा? फॉर्मूला वही है आपके पास। ए और बी में कौन सा रेड का होगा, कौन सा वॉयलेट का होगा? सर ए रेड और बी वायलेट। यस सर, ए रेड और बी वायलेट सर। हम्म, वही है। फोकल लेंथ फॉर रेड कलर ज्यादा होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है,
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये आपका रेड का होगा और ये आपका वॉयलेट का होगा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखिए ध्यान से। अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करूं, तो कन्वर्जिंग लेंस में जो रेड कलर का फोकल लेंथ है वो आगे बन रहा है, आगे है ना, ठीक। अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस में देखूं, तो जो रेड कलर का फोकल लेंथ है वो पीछे बन रहा है, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को कंबाइन कर दूं, तो जो अभी आपके पास डिफेक्ट आ रहा था, ये तो डिफेक्ट ही है ना, जो ब्लर इमेज बन रही है आपका डिफेक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस लूं, तो ये डिफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा ना, समझ आ रहा है ना, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस में रेड का आगे था, डाइवर्जिंग लेंस में रेड पीछे था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉम्बिनेशन को ले लूँ। अगर कॉम्बिनेशन को ले लूँ तो मैं कहूँगा ना कि इसके कॉम्बिनेशन के कारण डिफेक्ट कम होगा। एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कम हो जाएगा ना। नहीं है ऐसा नहीं। तो अगर मैं ठीक है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो ये जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है ना कि डिफेक्ट आपका जीरो हो जाए, एक के कारण आगे आ रहा है एक के कारण पीछे आ रहा है। और मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, जितना आगे आ रहा था कन्वर्जिंग के कारण, उतना ही डाइवर्जिंग के कारण पीछे आ रहा था, ठीक। तो दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं अक्रोमेटिक एब्रेशन या अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इस कंडीशन को, कि मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन किया और ऐसी कंडीशन आ गई कि डिफेक्ट कितना हो गया, जीरो, तो उसको हम लोग कहेंगे अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बस डेफिनेशन वगैरह को याद रखिएगा आप लोग इसमें। चलिए, अब आगे आते हैं, जो अभी अर्जुन थोड़े पहले बात कर रहे थे, यूवी मेथड, ठीक है। अच्छा याद कीजिए, मैंने लेंस में वो चीज़ लिखवाई थी, जो हमने कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट किया था, कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2f तक मूव कर रहा है, तो इमेज आपका f से 2f मूव करेगा। फिर 2f से f मूव कर रहा है तो इमेज आपका 2f से प्लस इन्फिनिटी मूव करेगा। फिर आपका फोकस से पोल की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज आपका माइनस इन्फिनिटी से पोल की तरफ मूव करेगा। याद है? तो उसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये जो नेक्स्ट मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड पे करते हैं स्कूल में। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसको हम लोग यूवी मेथड भी कहते हैं, यूवी मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड।
और डिस्प्लेसमेंट मेथड। इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें नहीं समझना है तो आखिरी में आपको फॉर्मूले को याद कर लेना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एक स्क्रीन है, ये लैब में करते हैं हम लोग। ये आपका ऑब्जेक्ट है और बीच में आपका क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है। उस चीज को एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि ऑब्जेक्ट जब आपका 2f पे होता है, इमेज कहाँ बनता है? 2f 2f पे राइट हैंड साइड में। Yes. अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो इमेज राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक, मैं अगले स्लाइड पे बस समझाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ उसी पॉइंट पे। इसको नोट मत कीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, या तो रफ में इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका लेंस है, ये 2f, पॉजिटिव में f, 2f, ये नेगेटिव में। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यही है ना? मेरे को ऐसी दो पोजीशन देखनी है क्योंकि स्क्रीन चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ एक स्लाइडर होता है, एक लंबा सा स्लाइडर होता है, यहाँ पे एक लेंस रखा होता है और सामने स्क्रीन होती है। ठीक है, आप लेंस को मूव करते हैं और स्क्रीन पे इमेज को देखते हैं। देखा, जो लैब असिस्टेंट होगा वो बोलता होगा कि देखो, एक पिन लगा देता है और बोलता है कि देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ जो इमेज है उल्टी बनेगी और दोनों पिन एक दूसरे से कोइंसाइड होनी चाहिए। हाँ सर, प्रैक्टिकल किया था। है ना, प्रैक्टिकल करवाता है वो। और बोलता है लेंस को उसी हिसाब से आपको डिस्प्लेस करना है और बहुत धीरे धीरे बोलता है कि ऑब्जर्व करने के लिए। ये नहीं कि एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे रख दिया। ठीक है, टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये। धीरे धीरे करके देखना पड़ता है कि कब दोनों एक दूसरे पे टच कर रहे हैं। ठीक, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मेरे को ऐसी दो पोजीशन पता लगानी है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस सेम हो। ऐसा हो सकता है क्या इसमें? इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस सेम हो, तो ऐसे कोई दो पोजीशन हो सकते हैं क्या? अच्छा, एक तो 2f पे हो गया ना। एक 2f पे होगा और दूसरा सोच के बताए, तभी एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। फॉर्मूले रटने से फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन पूछ दिया ना तो फॉर्मूले रट के भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब लॉजिक के लिए सोचिएगा और लिखते भी रहिएगा। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से -2f की तरफ मूव कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? माइनस इंफिनिटी से -2f की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इमेज है वो आपका f से 2f मूव कर रहा है ना? तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है?
ऑब्जेक्ट माइनस इन डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है आपका? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f की तरफ। इमेज कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? f से 2f की तरफ। तो डिस्टेंस तो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना दोनों के बीच में। पहले एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? माइनस इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है? f पे। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? इन्फिनिटी। अब मैं पास आ रहा हूँ, 2f के पास आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को लेके, तो इमेज कहाँ तक जा रहा है? 2f तक जा रहा है ना। तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है ना दोनों के बीच में। लिखिए इसी तरीके से लिखिए जैसे मैंने समझाया है। थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। क्लियर है? अब सेकंड केस, मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ -2f से -f के बीच में। इमेज कहाँ से कहाँ मूव हो रही है? 2f से प्लस इन्फिनिटी। तो डिस्टेंस बढ़ रही है दोनों के बीच में कि डिक्रीज हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज। बढ़ रही है। इसको अगर ऑब्जेक्ट आपका -2f से -f मूव कर रहा है तो इमेज आपका 2f से प्लस इन्फिनिटी मूव कर रहा है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? अब इन दोनों को ध्यान से पढ़ते हुए बताइए कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज? जो दो स्टेटमेंट 4f। 4f। शुरुआत में हम लोग क्या करें? माइनस इन्फिनिटी से 2f की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, और जब मैं -2f से -f की तरफ बढ़ रहा हूँ तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। बल्कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में मिनिमम डिस्टेंस कम मिलेगा। मिनिमम डिस्टेंस तब मिलेगा जब आपका ऑब्जेक्ट -2f पे हो और इमेज 2f पे हो। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4f ना। आपके आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, अब क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, in case of converging lens, minimum distance between real object and real image, real object and real image is 4f, is 4f। और इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं बहुत बार पूछा। अब चलिए वापस हम लोग उस फिगर पे आते हैं। आपको पता है कि जो रियल इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? रियल इन्वर्टेड ऐसे बनती है ना, है कि नहीं? इन्वर्टेड ही बनेगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में आपका ये रखा हुआ है लेंस। मान लिया लेंस यहाँ पे रखा हुआ है।
पहले समझिए, उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और इमेज आपको कहाँ मिली, स्क्रीन पे मिली, इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि इन्वर्टेड इमेज मिली, ये मैंने कहा ये इन्वर्टेड इमेज मिली h1, और ये h0 ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, y। सर आवाज बहुत कम आ रही है। बोल रहा हूँ, अब क्लियर है? आप क्लियर है मेरी आवाज? हाँ ये सर। ठीक है, अच्छा सुनिए ध्यान से। ये पहली कंडीशन है। मैंने कहा कि आपने कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज आपको स्क्रीन पे मिली, इन्वर्टेड मिलेगी, मैग्नीफाइड मिली। ठीक है, ऐसा मिल गया मेरे को। अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को चेंज कर दूं, उल्टा सोचिएगा, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में सोचिए। इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज की जगह अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? सर वापस बताइए प्लीज। जहाँ पहले ऑब्जेक्ट रखा था। हाँ, मैंने कहा कि ये डायग्राम बन रहा है, आपने ऑब्जेक्ट रखा और इमेज आपको मिली स्क्रीन पे। मेरा क्वेश्चन है, जहां पे आपको इमेज मिली उस जगह मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को। अब इमेज कहाँ मिलेगी? जहाँ ऑब्जेक्ट था। जहां ऑब्जेक्ट है ना, उल्टा मिलेगा ना। ठीक, तो इसका मतलब एक्स और वाई को मैं इंटरचेंज कर दूं, यही हुआ ना इसका मतलब। इमेज की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूं, इसका मतलब लेंस को मैं इधर कर दूं, लेंस को आगे ले गया, लेंस को आगे मूव कर दिया मैंने, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई। ये हो जाएगा ना, क्लियर है? इसको समझने के लिए इसी तरीके से लिखेगा कि अगर मैं इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दूं, अगर मैं इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दूं, तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी। इसका मतलब क्या, एक्स और वाई को आपने इंटरचेंज कर दिया, एक्स और वाई को आपने इंटरचेंज कर दिया। अब ध्यान से समझिए, ये तो आपने मूव किया है ना, तो कितना मूव किया मुझे पता होगा ना। मैंने डी डिस्टेंस मूव कर दिया लेंस को। ठीक, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये सब चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, या सेंटेंस में मेरे को पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन थी, ये लेंस की सेकंड पोजीशन। जब मैं लेंस को सेकंड पोजीशन पे ले गया, इमेज कैसी बनेगी मेरे को, इन्वर्टेड तो बनेगी, लेकिन अब स्मॉलर इन साइज बनेगी। देखिए देखिए देखिए, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव होता है तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव होता है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव होता है तो इमेज यहाँ से यहाँ बनता है ना। जैसे जैसे मैं पास आता जाता हूँ इमेज की हाइट बड़ी होती जाती है। तो मैंने तो रिवर्स ऑर्डर देखा ना, कि इमेज की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज। तो अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज तो ये बनेगा ना,
उल्टा सोचिए, स्मॉलर इन साइज। लेकिन यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेंस को शिफ्ट कर रहा हूँ, पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन। तो अब जो इमेज आपको मिलेगा, वो तो स्मॉलर इन साइज मिलेगा ना, जिसको आपने S2 कहा। सेकंड पोजीशन पे जो आपको इमेज मिल रही है वो S2 हाइट की मिल रही है। अगर पहले वाली पोजीशन में लंबी मिल रही थी, मैग्नीफाइड, तो सेकंड पोजीशन में तो स्मॉलर इन साइज मिलेगा ना। उल्टा सोच पाएंगे तभी ये चीज समझ में आएगी। चलिए, इस फिगर को देखते जाइएगा। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन, u की वैल्यू क्या है, -x। ऑब्जेक्ट -x डिस्टेंस पे है ना, फर्स्ट पोजीशन पे। v कहाँ पे बन रहा है, y पे, राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव होगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। और एक और चीज, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज तो नीचे मिल रहा है तो -h1, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है h0 इज इक्वल टू v/u। v क्या है, y, और u क्या है, -x। ये पहली इक्वेशन क्लियर। मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो कंडीशन है यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। नोट कर लिया, ठीक है। यस। अब हम नहीं लोग सर, आते एक हैं, मिनट सर, एक मिनट। हो गया सर। अब सेकंड पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन, u की वैल्यू क्या है, -y, और v की वैल्यू क्या है, +x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन को देखें, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इधर फर्स्ट वाले में कितना आ रहा था, -h1/h0, -h1/h0 इंटू -h2 डिवाइडेड बाई h0 इज इक्वल टू x/y इंटू -y/x। ये तो 1 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो h0 इज इक्वल टू √h1 इंटू h2। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी जगह पे आइए। अगर मैं कैपिटल डी को देखूं तो कैपिटल डी कितना था, x + y ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन।
अगर मैं स्मॉल डी को देखूं, फिगर को देखिए ध्यान से, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई माइनस एक्स। इस वाई में से इस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर आप स्मॉल डी को लिखें तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करूंगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी d माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/f। मेरे को फोकल लेंथ निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई डी प्लस स्मॉल डी प्लस 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/f। सिंप्लीफाई कीजिए, f इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। क्लियर है? और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कल शुरुआत में थोड़ी आई के बारे में चर्चा करेंगे, आंखों के बारे में। और ये टॉपिक आप मेरे से बहुत अच्छी तरीके से बेहतर जानते हैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट हैं। मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ आई के बारे में, जितना पढ़ा है बुक में। तो कल आप लोगों का योगदान ज़्यादा होगा। मैं तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करूँगा, आई के बारे में आप मेरे को बताएंगे, शायद कुछ और सीखने को मिल जाए मुझे। ठीक है गौरांगी? ठीक है, तो कल हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपका खत्म हो जाना चाहिए। कल थर्सडे है, फ्राइडे को मॉडर्न फिजिक्स, मंडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1-2 दिन डाउट डिस्कशन लेंगे। वेडनेसडे है। अच्छा कल वेडनेसडे है, हाँ थर्सडे तक। अगर मैक्सिमम हुआ तो मंडे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को तो मॉडर्न फिजिक्स लेंगे ना हम लोग। ठीक है, चलिए फिर कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर।